नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड में सुभाष चौधरी हूं। आज मैं एक ख़ास शख्सियत के साथ मौजूद हूं और इस शख्सियत का लंबा नाता शिक्षा जगत से है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी देश में लॉन्च कर दी है, बल्कि यूँ कहूँ कि राष्ट्रीय स्तर और कई राज्य सरकारों ने भी उसे अपने इंस्टीट्यूशंस में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में लागू करना शुरू कर दिया है। और इस प्रकार की पॉलिसी जब आती है तो उसमें बड़े शिक्षाविदों का बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि जो उनका कंसेप्ट है, जो उनके अनुभव हैं, वो उसमें पूरी तरह से पिरोए जाते हैं और उसके आधार पर फिर देश की शैक्षणिक जो संरचना है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश होती है। तो ऐसे में ही शिक्षा जगत में लंबे समय से योगदान देने वाले प्रोफेसर मदन मोहन गोयल, जो वर्तमान में वाइस चांसलर हैं स्टारक्स यूनिवर्सिटी गुरुग्राम के, आज मैं उनके साथ मौजूद हूं और बेहद अनौपचारिक बातचीत हम करेंगे। और ये वायदा आपसे मेरा है कि जो आपके दिलों में सवाल उठ रहे होंगे, मैं उन्हीं सवालों का जवाब आज प्रोफेसर गोयल से लूँगा, क्योंकि उनके जीवन में जिस प्रकार का संघर्ष रहा है और क्या उन्होंने उपलब्धियां जो हासिल की हैं जिस प्रकार की, और बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल फोरम पे उन्होंने शैक्षणिक जगत को, संस्थानों को रिप्रेजेंट किया है। रिसर्च की दुनिया में काफ़ी बड़ा योगदान इनका रहा है। बुक्स लेखन की दुनिया में भी इनका काफ़ी योगदान रहा है। बहुत सारे ऐसे नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स हैं या फिर प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लगातार छाए रहते हैं और इनके विचार हमेशा हमारे खासकर युवाओं को प्रेरित करने वाले होते हैं। प्रोफेसर गोयल, आपका बहुत बहुत स्वागत है द पब्लिक वर्ल्ड पर। और ये हमारी खुशनसीबी है कि आज हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं और आपसे हम बातचीत करेंगे और आपके अनुभव से संबंधित जो विभिन्न पहलू हैं, अंतरंग पहलू हैं, उसको हम अपने दर्शकों तक पहुँचाने की इस बातचीत के माध्यम से कोशिश करेंगे। धन्यवाद सुभाष चौधरी जी, मैं आपका धन्यवादी हूँ कि आप हमारे विश्वविद्यालय में आए। मैं आपका स्वागत करता हूँ। जी, धन्यवाद। प्रोफेसर गोयल, हमारी पहली बात ये है कि आप बहुत लंबे समय से शैक्षणिक क्षेत्र में हैं, या दूसरा उसका एक पहलू अब आजकल जो एक थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म वर्ड हो सकता है कि एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन भी उसका एक पार्ट रहा है। तो आपकी ये जो यात्रा है शिक्षा जगत की, वो कब से शुरू हुई? सुभाष जी, मैं एक शिक्षक परिवार से बिलोंग करता हूँ जी। मेरे ग्रैंडफादर भी टीचर थे जी, मेरे फादर भी टीचर थे जी, मैं भी टीचर हूँ जी, मेरी वाइफ भी टीचर हैं जी, मेरी बिटिया भी टीचर है। तो मेरा तो जन्मजात नाता शिक्षा से रहा है। और जब मैं पढ़ा करता था उस समय मेरे गांव में शिक्षक नहीं हुआ करते थे। जब मैं छठी जमात में पढ़ता था तो 5वीं में पढ़ाने चला जाया करता था। और जब मैं एमए फाइनल में था तब मैं एमए पार्ट 1 को पढ़ाया करता था, जब भी मुझे मौका मिलता था। आज मैं समझता हूँ कि उस समय मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था कि ऐसे शिक्षक को क्या कहा जाए, लेकिन वर्तमान में मैं उस प्रकार के शिक्षक को एक शैडो टीचर मानता हूँ। वर्तमान परिस्थितियों में जब सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की बात सोच रही है, जिसमें शिक्षकों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और मुझे इस बात में कोई संकोच नहीं है आपको बताते हुए कि मेरे देश में शिक्षकों की कमी है। ना स्कूल के स्तर पर, ना कॉलेज के स्तर पर, ना यूनिवर्सिटी स्तर पर पर्याप्त मात्रा में टीचर्स नहीं हैं जी। मतलब देश इस संदर्भ में मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को, जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, उनको भी हमें मौका देना चाहिए। वैसे तो एक यूजीसी की स्कीम है, अर्न व्हाइल यू लर्न स्कीम, और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, हमारी मैनेजमेंट ने, हमारे चांसलर साहब ने यहाँ ये स्कीम लागू की हुई है, हमारी हेल्दी प्रैक्टिसेस में आती है, जिसमें हम
₹3500 एक स्टूडेंट को, पुअर स्टूडेंट को देते हैं, ताकि हम उसको एक शैडो टीचर के तौर पे भी प्रयोग कर सकें। यानी एक स्टूडेंट में शुरुआती दौर से, आरंभ से ही वो एक शिक्षक की भूमिका में वो आए और उसका जो टेम्परामेंट है, सीखने की और सिखाने की, दोनों चीज़ें साथ साथ चले। और आप जैसे शख्सियत जब जिस स्टारबक्स यूनिवर्सिटी का नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, तो ये तो एक स्वाभाविक है और मैं इस बात को समझ सकता हूँ। तो वो कौन सा ईयर था जब आपने ये अपनी जो शैक्षणिक यात्रा शुरू की एक टीचर के रूप में, एक फैकल्टी के रूप में? मैं वैसे तो टीचिंग में 1978 में आ गया था। जी जी। एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज होता था, मुकुंदलाल नेशनल कॉलेज यमुनानगर जी। लेकिन उसी समय अवधि में मुझे यूजीसी की टीचर फेलोशिप स्कीम मिली थी जी, जिसमें मैंने एमफिल पीएचडी किया था। 1981-82 में एमफिल और 82 से 85 तक पीएचडी। और 1988 में मैंने 16 अगस्त को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में एक लेक्चरर के तौर पे ज्वाइन किया था। और उसके बाद मैं सभी पदों पे रहता हुआ रीडर, प्रोफेसर, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, डीन सोशल साइंसेज और डीन कॉलेजेस के तौर पे मैंने काम किया है। और उस समय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंतर्गत 369 कॉलेजेस होते थे जिनका कार्यभार मैंने संभाला हुआ था। और तो जब आपको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जब एज ए लेक्चरर जब आपने भूमिका ग्रहण की, तो उस वक्त क्या सब्जेक्ट क्या था, क्या टीच? मेरा इकोनॉमिक्स विषय रहा है और भारतीय अर्थशास्त्र का मैं शिक्षक रहा हूँ। और मुझे एक बात शेयर करना चाहूँगा मैं आपसे कि मैं पहले मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स भी पढ़ाया करता था। अच्छा। लेकिन जब तक मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता रहा तब तक मैं एक अच्छा स्पीकर नहीं बन पाया। अच्छा। और जब से मुझे भारतीय अर्थव्यवस्था पर पढ़ाने का मौका मिला तो मैं किसी भी विषय पर कभी भी कहीं भी बोल सकने का जो है मुझे सहयोग प्राप्त हुआ है। जी। तो आरंभ में जब आपने जो रिसर्च के लिए अपने थीसिस के लिए जो सब्जेक्ट चुना वो क्या था? मेरा विषय बेसिकली इकोनॉमिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रहा है। और उसमें भी उस समय जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे अमेरिका में जाने का मौका मिला था। वहाँ मुझे एक नोबेल लॉरिएट मिले थे, प्रोफेसर T.W. शूट्स। और उन्होंने मुझे प्रेरित किया था कि मुझे एक ऐसा विषय ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे चुनना चाहिए जो समय के अनुकूल हो। उस समय इंटरनेशनल ईयर फॉर द डिसेबल्ड था। और मैंने एक विषय चुना था इन्वेस्टमेंट इन फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन्स। मैं सुभाष जी एक बात बताना चाहूँगा, कई जॉब्स ऐसी हैं जहाँ पर आँखों की अगर ज़रूरत नहीं है वहाँ एक ब्लाइंड व्यक्ति ज़्यादा बढ़िया काम करता है। और जहाँ हमें बोलने की और सुनने की आवश्यकता ना हो वहाँ डफ एंड डम व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरीके से एक और ये क्या इसके पीछे आप ये कहना चाहते हैं कि उनका कंसंट्रेशन किसी आंख वाले से और नाक कान वाले से ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है, वो ज़्यादा अपने थीम के प्रति फोकस्ड होते हैं? उस समय तक मेरा ये अनुभव था कि डिसेबल्ड ईयर होने के नाते 1981 में लोग इनको बेचारे समझते थे। लेकिन मैंने अपने रिसर्च के माध्यम से ये प्रूव किया कि ऐसे फिजिकली चैलेंज लोगों को न केवल सोशल और मॉरल कंसिडरेशंस पर इकोनॉमिक कंसिडरेशंस के ऊपर इनको रिहेबिलिटेट किया जाना चाहिए। और ये जो है देश के विकास में ज़्यादा योगदान दे सकते हैं। और एक अनुभव और बताना चाहूँगा, आज जो हम ये सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी कंप्यूटर की यूज़ कर रहे हैं, 1983 में मुझे अमेरिका में एक ऐसी कंप्यूटर की कंपनी में जाने का मौका मिला था जहां पर मेंटली वीक लोग चिप्स फिट कर रहे थे। यानी कि आज की जो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी जिसको हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसमें भी उन मंद बुद्धि लोगों का योगदान हो सकता है और वो जो सामान्य लोगों से बढ़िया हो सकता है। ये बात समझ में आ सकती है कि जो सब्जेक्ट आपने चुना और वो कितना रेलिवेंट है अगर देश के डेवलपमेंट की दिशा में अगर हम ये देखें तो
तो अगला जो स्टेप था आपका, क्या कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में लगभग कितने वर्ष आपने? मैं 28 साल मैंने पढ़ाया वहाँ। अच्छा, तो वहाँ जो डिफरेंट पोजीशंस, कैसे आपका जो प्रमोशंस हुआ वो किस तरह से कैसे आपका रहा? अनुभव तो कई तरीके के कटु भी रहे जी। कई बार जो है परिस्थितियाँ ऐसी रही जी, जी। जब हमें मौका मिलना चाहिए था, नहीं मिला, लेट मिला। जी, जी। लेकिन अब मुझे संतोष है कि मैं एक लेक्चरर से स्टार्ट करके प्रोफेसर तक पहुंचा, डीन ऑफ कॉलेजेस तक पहुंचा, और वहाँ आज भी लोग मुझे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। जी, मतलब आपके योगदान की दृष्टि से, कि जो आपने योगदान दिया होगा निश्चित रूप से उस यूनिवर्सिटी की दृष्टि से शैक्षणिक। तो उसके बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बाद फिर आपका अगला पड़ाव फिर कहाँ रहा इस दृष्टि? मैं 31 अगस्त 2016 को रिटायर हो गया था जी। और उसके बाद घर में पाठन का काम कर रहा था, रिसर्च का काम कर रहा था, क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर मेरे साथ जुड़े हुए थे, उनकी पीएचडी का काम भी संपन्न होना था। लेकिन मैं एक तो सवेरे 3 बजे उठता हूँ और 3 बजे उठ करके सबसे पहले मुझे अखबार पढ़ने का शौक है। और उस समय जब भी कहीं कोई वैकेंसी निकलती थी तो मैं उसमें अप्लाई करता था, ये सोच करके कि ठीक है, वर्तमान परिस्थितियों में हो सकता है कुछ लोगों को अवसर ना मिलते हों, लेकिन मुझे भगवान पे इतना अटूट विश्वास है कि एक बात सुभाष जी बताना चाहूँगा, मैंने लेक्चरर के लिए इतनी एप्लीकेशन नहीं दी जितनी मैंने वाइस चांसलर के लिए दी होंगी। लेकिन मेरा सबसे जो अच्छा अनुभव रहा है वो बिहार में रहा है। बिहार में मैं 3 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर के लिए और 3 यूनिवर्सिटीज़ की प्रो वाइस चांसलर के लिए शॉर्ट लिस्टेड था। और मेरा चयन एक सर्च कमेटी ने इंटरव्यू लेने के बाद कर दिया। लेकिन वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, इनका नीतीश जी से ये था कि मैं चांसलर होने के नाते ये चाहता हूँ कि अच्छे व्यक्ति टीचिंग में आए, एडमिनिस्ट्रेशन में आए, और उन्होंने वाइस चांसलर लगाने का काम, प्रो वाइस चांसलर लगाने का काम अपने हाथ में लिया हुआ था, और वो चयनित लोगों का इंटरव्यू खुद लेते थे। और मैं जब वहाँ उन्होंने राजभवन में बुलाया, उनसे मेरा 40 मिनट वार्तालाप हुआ। और वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के लिए जब मैं बात कर रहा था उनसे, तो मैंने उनको कहा कि मेरा प्रो वाइस चांसलर में वैसे तो इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपकी एक भाषण से प्रेरित होकर के मैंने उस वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के लिए एक विजन तैयार किया है। अगर आप अलाउ करो तो मैं वो बता सकता हूँ कि मैं प्रो वाइस चांसलर के तौर पर यहाँ क्या कर सकता हूँ। और सुभाष जी, आप यकीन नहीं मानोगे कि उन्होंने मुझे पूरे 40 मिनट में हर प्रकार के प्रश्न किए और मुझे वहीं इशारा कर दिया कि आप यू आर सेलेक्टेड। ठीक। और हफ्ते के अंदर मैंने आरा में वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया है। लगभग कितने वर्ष तक वहाँ थे आप? मैं आरा में बहुत कम समय रहा, 3.5 महीने के करीब, क्योंकि उसी समय अवधि में मुझे एक और अपॉइंटमेंट मिला था, राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट का डायरेक्टर कम वाइस चांसलर, जो कि एक इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस होता है, और वो भी राष्ट्रपति के द्वारा जो है अपॉइंटमेंट मिलती है। मुझे इस बात का संतोष था कि मेरे देश में एक सामान्य व्यक्ति को भी ऐसे अवसर मिल सकते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा एक अपॉइंटमेंट लेटर मुझे मिला था। नहीं, आप डिजर्व करते थे। आपकी एक्सपर्टीज जो था, जो आपके अनुभव हैं और जो काम आपने किए थे, तो वो तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप उस तरह से अपने सारे बादलों को चीरते हुए आप आगे बढ़ रहे थे। तो फिर वहाँ उस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने के बाद फिर वहाँ किस भूमिका में आप थे? वहाँ मैं डायरेक्टर कम वाइस चांसलर था, और उस समय अवधि में मैं युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों पर, उनके एम्पावरमेंट के लिए पूरे देश में घूमता था। और उस समय नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 को लागू करने के लिए प्रयत्नशील भारत सरकार थी। लेकिन मुझे खेद है कि नेशनल यूथ पॉलिसी के हिसाब से जो मैंडेट युवाओं के विकास के लिए होना चाहिए, खास तौर पे यूथ को डेमोक्रेसी और गवर्नेंस से जोड़ने के लिए, ये प्रयास आज तक भी फलीभूत नहीं हुए हैं। मेरा ये मानना है कि यूथ एम्पावरमेंट तब हो सकती है जब युवाओं को राजनीति में भी अवसर मिले।
और सुभाष जी मैं आपको बताना चाहूँगा, स्टारक्स यूनिवर्सिटी में भी हमने एक स्टारक्स पॉलिटिकल एकेडमी बनाई है, जिसमें हम सोचते हैं कि युवाओं को प्रेरित किया जाए कि केवल डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, आईएएस बनना ही कैरियर नहीं है, बल्कि पॉलिटिक्स भी एक कैरियर है जो न केवल सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, बल्कि लोकल गवर्नमेंट में भी महत्वपूर्ण है। और इस दृष्टि से हम सोचते हैं कि अच्छे चरित्रवान युवाओं को राजनीति की ओर प्रेरित होना चाहिए, ताकि देश की दशा और दिशा को परिवर्तित किया जा सके। जी, मतलब ये कहना चाहते हैं कि लीडरशिप क्वालिटी भी आप डेवलप करने की दिशा में वो एक स्ट्रक्चर आपने तैयार किया है। यस जी, तो वहाँ जो आप राजीव गांधी इंस्टीट्यूट में वहाँ थे, आप जो नेशनल इम्पोर्टेंस का इंस्टीट्यूट था उसमें, तो उसमें आपको जो भूमिका दी गई थी कितनी सफलता मिली? आपको लगा कि जो एनवायरनमेंट है आउटसाइड इंस्टीट्यूशन वो फेवरेबल है और आप बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं? नहीं, वहाँ मैं अपने पर्सनल कारणों की वजह से रिज़ाइन करके वापस आ गया था। जी। कारण ये था कि वहाँ का वेदर भी और तमिलनाडु में नॉर्थ इंडियन लोगों को इतना पसंद भी नहीं किया जाता। ओके। तो मैंने वहाँ एक तो संस्थान में एक मंदिर बनाने की कोशिश की थी। अच्छा, जी, और हिंदी को प्रसारित करने की कोशिश की थी, जिसका थोड़ा बहुत विरोध हुआ था। ओके, अच्छा, मतलब ये तो स्वाभाविक है कि आप जिस ट्रैक पर रहे हैं, जो आपका रिकॉर्ड है, तो वो उससे तो ये पता चलता है कि आप जहाँ कहीं भी जाएंगे आप अपने हिसाब से उस संस्थान को एक स्वरूप देने की कोशिश जरूर आप करेंगे, ये बात बिल्कुल स्वाभाविक है। तो उसके बाद की फिर अगला स्टेप आपका, आप फिर दूसरा इंस्टीट्यूशन आपने कहाँ चुना और कहाँ? मैं उसके बाद JNU जयपुर में 1 साल वाइस चांसलर रहा हूँ जी। लेकिन वहाँ की परिस्थितियाँ भी मेरे अनुकूल नहीं थी और अल्टीमेटली फिर मैं वहाँ से रिज़ाइन करके कुरुक्षेत्र में अपने निवास स्थान पर शोध कर रहा था। जी, अच्छा। और वहीं जब मैं घर में अपना चिंतन कर रहा था तो मुझे हरियाणा सरकार ने एडवाइज़र पब्लिक फाइनेंस 6th फाइनेंस कमीशन में रखा था और वहाँ मैंने काम किया। और अल्टीमेटली अब मैं 15 जून 2021 से स्टारक्स यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में वाइस चांसलर का कार्य देख रहा हूँ। जी, ये जो आपकी यात्रा रही 1978 से लेकर अब तक स्टारक्स यूनिवर्सिटी में प्रवेश करने तक, इस यात्रा को आप कैसे, हाउ डू यू स्पेल दिस एकेडमिक ट्रेवल? मेरा ये अनुभव है कि अगर कोई व्यक्ति काम करना चाहता है जी, तो प्रभु कृपा से उसको काम करने के मौके, अवसर अवश्य मिलते हैं। जी, ऐसा मेरा अनुभव है। जी, इस दौरान आपने वो और कौन कौन से ऐसे नई न्यू सब्जेक्ट्स थे या कुछ ऐसे इस तरह के फैक्टर्स थे जिसको आपने चूज किया फॉर योर रिसर्च? ऐसा है कि जब हम पढ़ा करते थे उस समय हम डिज़ायर, वांट, डिमांड, नीड की बातें सुना करते थे। जी। और जो पूरे का पूरा इकोनॉमिक थॉट एडम स्मिथ के बाद, इसमें लोग जो अर्थशास्त्र की बात करते रहे हैं वो मैं उसे ग्रीडोनॉमिक्स कहता हूँ, इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रीड। जी। और वर्तमान में जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो करप्शन है, चाहे वो टेररिज्म है, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे वो डिस्कंटेंट है, वो उस ग्रीड के कारण है। इस समस्या का समाधान करने के लिए मुझे LIC के लोगो योगम क्षेमम बहाम्यम में, जिसमें LIC प्रॉमिस करती है योर वेलफेयर इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके ऊपर जब मैंने ढूंढना कोशिश की तो मुझे भगवत गीता में 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में एक ऐसा ज्ञान मिला जिससे प्रेरित होकर के हमने एक इकोनॉमिक्स, जिसको मैं नीडोनॉमिक्स कहता हूँ, इकोनॉमिक्स ऑफ नीड्स को जो है डेवलप करने की कोशिश की है। और आज लोग मेरे इस विषय को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार की सोच में तो अभी ये परिवर्तन नहीं आया है, लेकिन कल भी मैं जब 2022-23 के बजट पर चिंतन कर रहा था, फेट एनालिसिस, तब मैंने कहा था कि कोविड जैसी परिस्थितियों से बचने के लिए
कोविड प्रूफ इकोनॉमी बनाने के लिए हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था में सभी लोगों को, कंज्यूमर्स को, प्रोड्यूसर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, ट्रेडर्स को, गवर्नमेंट्स को इस नीडोनॉमिक्स को अपनाना होगा, तभी जो है हम अपनी आर्थिक समस्याओं से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रोफेसर गोयल, आप थोड़ा सा मुझे ये जो नीडोनॉमिक्स है, क्योंकि ये आपका बहुत प्रिय सब्जेक्ट है और मुझे लगता है कि ये आपकी खुद की एक खोज है जिस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, और काफ़ी कुछ इसमें आपने काम किया और बहुत सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं डिफरेंट जर्नल्स में भी और ऑनलाइन मीडियाज़ में भी काफ़ी इसकी चर्चा हो रही है, और आप कई जगह कई फोरम पर आपने इस पर जाकर व्याख्यान भी दिया हुआ है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए हमारे दर्शकों के लिए कि व्हाट इज़ दिस नीडोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स ऑफ नीड है, ये क्या, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? देखिए, हर व्यक्ति एक कंज्यूमर होता है जी। कंज्यूमर होने के नाते अगर वो व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुरूप जी भोजन प्राप्त करने लगे तो उसको मैं नीडो कंजम्पशन कहता हूँ। नीडो कंजम्पशन का मतलब ये नहीं है कि हमें कम खाना चाहिए या ज़्यादा खाना चाहिए, जितना उचित है। और सुभाष जी, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जब मैं सीरियसली इस पे चिंतन कर रहा था तो उस समय मेरे मन में बात आई कि मेरे देश के लोग खाते किस लिए? जीने के लिए। दे ईट टू लिव। जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में अमेरिकन जो हैं उनकी विचारधारा है दे लिव टू ईट। अगर हम इस विषय को रिकंसाइल करें तो हमें कंजम्पशन करनी चाहिए जुडिशियस माइंडफुलनेस के साथ। उसी को मैं नीडो कंजम्पशन कहता हूँ। यानी कि जितनी ज़रूरत है और जितनी ज़रूरत नहीं है। जैसे कई बार आप देखते होंगे कि रेस्टोरेंट्स में जाकर के लोग ऑर्डर दे देते हैं, वेस्ट करते हैं। तो अगर हम अपनी फूड प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना चाहें, वैसे तो हमने फूड सिक्योरिटी बहुत पहले प्राप्त कर ली थी, लेकिन आज भी मेरे देश में बहुत से लोग भूख के कारण मरते हैं, लेकिन भूख से मरने वालों की संख्या ओवर ईटिंग की मरने वालों की संख्या से कम है। यानी कि विरोधाभास है। एक तरफ लोग मर रहे हैं भूखमरी की वजह से, दूसरी तरफ लोग मर रहे हैं ओवर ईटिंग की वजह से। तो रेट ऑफ डेथ इज हायर इन केस ऑफ ओवर कंजम्पशन देन दी रेट ऑफ दिस पुअर पीपल हु आर नॉट एबल टू हैव फूड। तो इसको रिकंसाइल करने के लिए नीडो कंजम्पशन का विषय हर व्यक्ति के संदर्भ में रहना चाहिए कि जितना जरूरत हमें है उतना ही कंज्यूम करें। क्या क्या आप इस उदाहरण के बहाने आप जो आपकी फिलॉसफी है, क्या आप ये कहना चाहते हैं दुनिया को कि आप उतनी ही धन या संपत्ति क्रिएट करो जितनी आपकी आवश्यकता है? नहीं, अगर नहीं, 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 नहीं। इसको कई लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं। हमारे देश के एक अर्थशास्त्री हुए हैं यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में, जे के मेहता। उन्होंने अर्थशास्त्र की डेफिनेशन दी थी वांटलेसनेस। मेरा जो कॉन्सेप्ट नीडोनॉमिक्स का है वो अपनी ज़रूरतों को कम करने का नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि आप नीड क्रिएट कीजिए। भगवान ने गीता में भी उस नीड को पूरा करने का वायदा किया है। और अगर सुभाष जी आप मेरे हाथ में एक चीज़ देख रहे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये क्या है मेरे हाथ में? पेन। ये पेन नहीं है सुभाष जी, ये पेन टाइप वाटर फिल्टर है। और मेरा देश पूरे का पूरा पॉल्यूटेड वाटर से सफ़र कर रहा है। आपको ये चाहिए? चाहिए आपको? आपको इसकी आवश्यकता है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको आवश्यकता है तो मैं अगर इसकी कीमत आपको बताऊं तो क्या आप लेना चाहेंगे? इसकी कीमत $500 है। सुभाष जी, मुझे लगता है डॉलर तो आपकी जेब में नहीं है। अपनी अपनी जरूरत को एकदम साइड करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने बाजार के हिसाब से एक वस्तु की नीड तो क्रिएट कर दी। वर्तमान में इस कोविड इरा में पूरी मार्केट सामान से भरी हुई है, लेकिन खरीदार नहीं है। अगर वो विक्रेता, सेलर, मार्केटर्स, एडवर्टाइजर्स वस्तु की नीड क्रिएट करना सीख लें और उसके बाद उसको अफोर्डेबल बना दे। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरा ये पेन टाइप वाटर फिल्टर
आपके लिए जरूरी तो है, लेकिन कीमती है। $500 आपके पास नहीं है, लेकिन मैं कहूँ आपको कि मैं इसकी कीमत ऐसी निर्धारित करता हूँ कि मेरा एक व्यक्ति आपके पास आएगा जो केवल मात्र ₹1 पर रोज 365 दिन लेने आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने आपकी नीड क्रिएट की, मैंने इसको अफोर्डेबल बना दिया और इसकी कीमत वर्थ ऑफ इट रखी है। इसको मैं बोलता हूँ NAW अप्रोच ऑफ मार्केटिंग, यानी कि अर्थव्यवस्था में विकास की दृष्टि से जिन चीज़ों को पैदा किया जाना चाहिए उनकी हमें आवश्यकता, नीड क्रिएट करनी आनी चाहिए, उनको अफोर्डेबल बनाना आना चाहिए, वर्थ ऑफ इट्स प्राइसिंग करना चाहिए। तो देश की अर्थव्यवस्था में इस नीडोनॉमिक्स के माध्यम से जो केवल अपनी ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को कम करना ही नहीं है, बल्कि किसी ज़माने में हम मोबाइल की महत्व नहीं समझते थे। मैं बताना चाहूँगा आपको कि 2010-11 में मैं सियोल साउथ कोरिया में था। उस समय भारतीय लोगों को ये गैलेक्सी, ये जो आजकल हम स्मार्टफोन यूज़ करने का अधिकार नहीं था, लेकिन आज हर व्यक्ति इसको यूज़ कर रहा है। यानी कि आज इस मोबाइल की नीड हो गई है। इसका मतलब क्या है, अब इस मोबाइल कंपनीज को इस नीड की पूरा करने के लिए इसको अफोर्डेबल भी बनाना पड़ेगा, वर्थ भी बनाना पड़ेगा। यानी कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में नीडोनॉमिक्स को अपना करके वेस्टेजेस को रिड्यूस किया जा सकता है और हमारी इन सेविंग्स को, जो हम आर्थिक विकास की दृष्टि से देखते हैं, सेविंग को बढ़ा करके इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। इससे हम कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं, देश की विकास की गति को तीव्र कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये नीडोनॉमिक्स का कंसेप्ट केवल आवश्यकताओं को सीमित करने का नहीं है, बल्कि इनको क्रिएट करने का भी है, जिसको क्रिएट करके हम अर्थव्यवस्था को विकासशील बना सकते हैं। मगर प्रोफेसर साहब, आप हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट की आप फाइनेंस कमीशन में भी आप रहे और की रोल में आप रहे, तो ये जो चीज़, ये जो कंसेप्ट है, आपको लगता है कि गवर्नमेंट मैकेनिज्म या गवर्नमेंट सिस्टम अभी एडॉप्टिव है, उस प्रकार के नेचर डेवलप हो रहे हैं, इस तरह की दिशा में कुछ सोच रहे हैं? देखिए, मैं कल भी इस विषय पर चिंतन कर रहा था। हमारे देश में एक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट है जी, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट जी। उसके अनुसार हमारे लिए कुछ टारगेट्स रखे होते हैं, सरकारों के लिए भी, जिसमें जैसे कि हमारा फिस्कल डेफिसिट 4.5% ऑफ GDP से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो हमारी पेंडेमिक्स आते हैं, इनकी वजह से लोगों की सहायता करने के लिए, वेलफेयर मेजर्स के लिए सरकार को खर्च करने पड़ते हैं और माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस को सुविधाएं देनी पड़ती हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये ड्रीम जो है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट का, ये वर्तमान में हम इस ड्रीम को अचीव नहीं कर सकते और हमारे जो खर्चे हैं हमारी आय के साधनों से ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन इसमें सभी लोगों का योगदान हो सकता है अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी समझे कि राष्ट्र के हित में काम करना है। तो हमें अब जो है अपने राइट्स की बजाय अपनी ड्यूटीज़ की तरफ महत्व देते हुए हमें देश की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करना चाहिए जी। तो ये जो नीडोनॉमिक्स है, क्या, मेरा सवाल थोड़ा सा और आगे बढ़ करके, कि क्या केंद्र सरकार को, क्योंकि केंद्रीय बजट अल्टीमेटली पूरे देश की संरचना से रिलेटेड है और उसी पर सब कुछ निर्भर करता है, आने वाले फिर फरवरी में बजट आना है, आपको लगता है कि इस प्रकार के नेचर डेवलप हो रहे हैं, क्या सरकार इस दिशा में सोच सकती है और क्या ये मतलब संभव है कि आपने जो पैरामीटर्स बताए हैं उस पैरामीटर्स पर आसानी से चला जा सकता है और एक जन सामान्य तक सुविधाओं को पहुंचाया जा सकता है? सुभाष जी, मेरा पूर्ण विश्वास है कि अगर सरकार इस नीडोनॉमिक्स को समझ ले और लागू कर ले तो देश की परिस्थितियों को अनुकूल किया जा सकता है और आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था को पैंडेमिक प्रूफ बनाया जा सकता है, जिससे कि एक ऐसा वातावरण बनेगा
कि हम एक दूसरे पर आरोप लगाने की बजाय अपना योगदान जो हम आत्मनिर्भर भारत में देना चाहते हैं वो संभव हो सकेगा। इसलिए मैं मानता हूँ कि आत्मनिर्भरता तभी संभव है जब हम एक रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर और ट्रेडर बने और इस नीडोनॉमिक्स के कंसेप्ट को अपने जीवन में लागू करें। जी, क्या आपने नीडोनॉमिक्स की दृष्टि से कोई उस प्रकार का पेपर आपने तैयार किया है जिसे एक टेक्निकल पेपर के रूप में, अगर मैं एक सामान्य भाषा में आपसे कहूँ तो उस तरह का है कि जिसको व्यक्ति पढ़कर एक स्टूडेंट या कोई टीचर या कोई एक्सपर्ट जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं या गवर्नमेंट सिस्टम का जो पार्ट है जो उसमें की रोल अदा करता है उन चीज़ों को समझ पाए और उसे फॉलो करने की स्टेप वाइज भी अगर कोशिश करे? सुभाष जी, मैं अपने बारे में ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगा। आप गूगल बाबा से पूछ सकते हैं नीडोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑफ नीड्स पे मैंने कितना काम किया है। आपको बहुत से पेजेस मिलेंगे, बहुत से आर्टिकल मिलेंगे। मेरी अपनी वेबसाइट भी है www.nidonomics.com। वहाँ मेरे खूब लेख लगे हुए हैं, अंग्रेजी में भी लगे हैं, हिंदी में भी लगे हैं और मैं प्रयासरत हूँ कि मैं सभी लोगों तक इस कॉन्सेप्ट को पहुँचा सकूँ और आपका सहयोग, पब्लिक वर्ड का सहयोग इसको पूरा करने में मुझे सहयोग देगा। मुझे पूर्ण विश्वास है। जी, बिल्कुल पूरा मेरी शुभकामना आपके साथ है कि आप इन चीज़ों को काफ़ी और आगे बढ़ाएं। एक सवाल और, अब थोड़ा सा अब इंटरव्यू की थोड़ा अब अंतिम दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू कर दी है एक तरह से कहें, और स्टेप वाइज जो शिक्षा मंत्री, वर्तमान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, वो पूरी कोशिश में बाहुक एंड क्रुक हैं कि उसको इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हों या फिर स्टेट लेवल के हों, उनमें सब में प्रोफेशनल या फिर मेडिकल हों, दूसरे हों, सब में वो इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। और स्टेट गवर्नमेंट को भी कहा है कि आप भी करें इस तरह से। जैसे हरियाणा, जहाँ हम लोग बैठे हैं, हरियाणा गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे स्टेप्स उठा लिए हैं इसको लेकर के। तो क्या उसमें जो आपका कंसेप्ट है कुछ लगता है कहीं इंट्रोड्यूस किया गया है, उसको एक्सेप्ट किया गया है, कोई ऐसा पार्ट है, कोई ऐसा कोना है जहां उसको जगह मिली है? देखिए, जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर काम शुरू हुआ था तब से मैं इसके ऊपर चिंतन कर रहा हूं और मुझे कई मामलों में तो खुशी भी होती है कि वर्तमान सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कई प्रावधान ऐसे किए हैं, अगर वो पूर्ण रूपेण लागू हो जाएं तो देश की शिक्षा प्रणाली वास्तव में परिवर्तित हो सकती है। लेकिन समस्याएं इम्प्लीमेंटेशन की हैं। इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, जैसे मैं पहले आपको बता रहा था कि टीचर्स की भी समस्या है और बहुत से विषय ऐसे हैं जिसमें लागू करने के लिए हमें जो चैलेंजेस हैं उनको भी महसूस करना पड़ेगा। मुझे इस बात में संकोच नहीं है आपको बताते हुए कि मेरा अनुभव ये कहता है कि हमारे कुछ युवा केयरलेस हैं, कुछ युवा यूजलेस हैं, वो एम्प्लॉयबल नहीं है। चैलेंज जो है भारत सरकार के लिए, राज्य सरकारों के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए, वो ये है कि हम केयरलेस को केयरफुल कैसे बनाएं, यूजलेस को यूजफुल कैसे बनाएं और एम्प्लॉयबल कैसे बनाएं। मैं ये कहा करता हूँ कि देश में नीडो एम्प्लॉयमेंट के लिए, नीडो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, नीडो एजुकेशन कैसी हो, रियल एजुकेशन कैसी हो। मेरा ये मानना है एक रियल एजुकेशन वो है जिसमें प्रॉपर प्रोडक्टिव एंड प्रैक्टिकल यूज ऑफ हैंड्स, हेड और हार्ट की बात की जाए, जिससे कि व्यक्तियों को ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन कैपिटल बना करके देश के विकास में योगदान देने लायक बनाया जा सके, ताकि वो अपना ड्यूटीज़ को समझते हुए, अपने राइट्स को समझते हुए देश के विकास में योगदान दे सकें। इसके लिए सरकार ने एक हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की बात की है जिसको हॉट्स कहा गया है, जिसमें हमें युवाओं में क्रिएटिविटी, इनोवेटिवनेस, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है। वो तभी संभव है जब सभी शिक्षक इसके लिए योगदान दें। लेकिन पेंडेमिक की वर्तमान परिस्थितियों ने हमें ये जो सो कॉल्ड ब्लेंडेड मोड ऑफ एजुकेशन का सपना दिखाया है कि 40% एजुकेशन हमें ऑनलाइन करनी है, 60% ऑफलाइन करनी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इसका प्रावधान है।
मुझे कई बार डर लगता है कि इस तरीके से क्या मेरे देश की शिक्षा पद्धति चरमरा नहीं जाएगी, क्योंकि मैं मानता हूँ शिक्षा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ही संभव है, क्लासरूम में ही है। क्लासरूम का सब्स्टिट्यूट ऑनलाइन टीचिंग नहीं हो सकता, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री हो सकता है, लेकिन ये एक चिंता का विषय है कि इस ब्लेंडेड मोड को किस तरीके से जो है प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। जी हाँ, ये यूजीसी की गाइडलाइन जो है 60-40 वाली आपने वो कही है, क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिस तरह से फ्रेम की गई है, बहुत सारे सवालात उठे हैं, इस पर बहुत बहस चल रही है, पहले भी चली और जब लॉन्च किया गया उसके बाद भी और अब तक जारी है उस मुद्दे पर। आप एक शिक्षाविद हैं, आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकल अप्रोच है और ये वास्तव में हमारी जो शिक्षा पद्धति है या हमारी जो शिक्षा की संरचना है उसमें आमूल-चूल परिवर्तन और उपयोगी परिवर्तन लाने की दिशा में इससे हमको सफलता मिल सकती है? देखिए, मैं बहुत पॉजिटिव आउटलुक का व्यक्ति हूँ और मैं कहा करता हूँ कि अगर हम किसी भी चीज़ को पॉजिटिव माइंड से देखें, किसी ज़माने में एक साइकोलॉजिस्ट जब एक गिलास को पूछा करता था कि गिलास भरा हुआ नज़र आ रहा है खाली नज़र आ रहा है, तो उस समय हमें बताया गया था जिस व्यक्ति को आधा गिलास भरा हुआ नज़र आ रहा है उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है। लेकिन आज परिस्थितियाँ ये हैं कि उस व्यक्ति का एटीट्यूड पॉजिटिव है जिसको खाली नज़र आ रहा है। तो अगर हम ये देखते हैं कि मेरे देश में हम कल्चर तो बहुत बढ़िया मानते रहे हैं, लेकिन उस कल्चर में जो कई तरीके के लोग इस देश की दशा और दिशा को खराब करते रहे हैं, इस शिक्षा नीति के द्वारा उनमें जो परिवर्तन सोचे गए हैं अगर वो लागू हो जाए तो देश जो है वो स्वर्णिम भारत की ओर अवश्य जाएगा। और मेरा तो ये मानना है इसमें आध्यात्मिक शिक्षा का योगदान ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सुभाष जी, मेरा ये मानना है कि रेट ऑफ प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअलिटी इज़ फास्टर देन द रेट ऑफ प्रोग्रेस इन मटेरियलिज्म। अगर हम अपनी शिक्षा पद्धति में स्पिरिचुअल इनपुट और कम्युनिकेशन स्किल्स को जोड़ दें तो हमारे देश के युवाओं की मांग भारत से ज़्यादा विदेशों में है। और मेरा ये मानना है कि अब समय आ गया है कि हमें अपने आत्मनिर्भरता के कॉन्सेप्ट को विश्व स्तर पर लागू करने के लिए सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी के तौर पर, ओपन इकोनॉमी के तौर पर हमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस में जो प्रावधान है जिसमें नेचुरल मैन पावर का एक्सपोर्ट भी उपलब्ध है, हमें अपनी मैन पावर इस तरीके से तैयार करनी है। अगर हम उनको रोजगार के अवसर यहाँ नहीं दे पा रहे हैं तो वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करके अध्यात्म की दृष्टि से विश्व के कोने कोने में भारतीयता का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में सक्षम है। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि जो आपने इस सवाल से पहले आपने बातचीत की और संकेत आपने दिया युवाओं के बारे में, जो आपका ओपिनियन है वो थोड़ा डराने वाला ओपिनियन है कि क्या आज के युवाओं में सीखने की ललक की कमी है? सीखने की ललक की कमी नहीं है, यही तो विरोधाभास है सुभाष जी कि एक तरफ तो हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सपने ले रहे हैं एक ऐसे भारत के जिसको हम 21वीं शताब्दी में विश्व शक्ति के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन मेरे देश का ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री जो बच्चों को दिमाग को पल्यूट कर रही है, हमारी ओल्ड वैल्यूज़ परिवर्तित हो रही हैं लेकिन नई वैल्यूज़ अभी तक इमर्ज नहीं कर रही हैं, तो हम लटके हुए हैं। हमें जब तक हमारे देश में हम अपनी नई वैल्यूज़ को स्थापित ना करें जिसमें ओल्ड वैल्यूज़ का समावेश हो, भारतीय चिंतन के साथ, मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम अपने आप को स्पिरिचुअल इनपुट के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर ले तो हमारे लिए रोजगार के अवसरों की कोई कमी नहीं है। युवा जो है अपने आप के लिए अपनी जगह बना लेगा, ढूंढ लेगा। लेकिन जो मैं बात केयरलेस और यूजलेस की बात कर रहा था उसमें कुछ हद तक हमारे फिल्म एंड टेलीविज़न इंडस्ट्री का योगदान है।
जी, मतलब जिस प्रकार के सब्जेक्ट्स का चयन किया जा रहा है, जिन चीज़ों को एग्जिबिट किया जा रहा है और बहुत आसानी से आज हमारी बच्चे से लेकर के बड़े तक के लिए उपलब्ध है, आप उस दिशा में संकेत कर रहे हैं कि वैसी चीज़ों पर अंकुश लगना चाहिए। बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि देखिए सत्यम शिवम सुंदरम के साथ संयम बहुत जरूरी है जी। जब तक हम संयम नहीं लगाएंगे इंडिविजुअल लेवल पे, हमारे चांसलर महोदय एक बात कहते हैं, बिलीविंग इज गुड, कंट्रोल इज बेटर। तो हमें अपने लोगों पे विश्वास तो करना चाहिए, लेकिन उन पे नियंत्रण भी रखना पड़ेगा, ताकि देखिए प्रधानमंत्री जी की भी ये सोच है। जब हम ये जो हमारा अभी चल रहा है अमृत महोत्सव, 75 साल पूरे हो गए हैं हमारे, हम अभी तक ड्यूटीज़ की बातें नहीं करते रहे, बल्कि राइट्स की बातें कर रहे हैं। हर अगर नागरिक एक कंज्यूमर के तौर पर, प्रोड्यूसर के तौर पर, डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर, ट्रेडर के तौर पर अपना योगदान दे, तो वाकई में हम एक ऐसे स्वर्णिम भारत की कल्पना कर सकते हैं। बिल्कुल, आप बहुत आशावादी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो भी आपके संपर्क में, सानिध्य में आएगा, वो स्वाभाविक है, वो बिल्कुल आशावाद की दुनिया में आगे बढ़ेगा। आपसे मेरा एक सवाल अंतिम ये है कि जो कंट्रीब्यूशन आपने दिया एक शिक्षाविद के रूप में और एक एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में लगातार आप देते रहे हैं 1978 से लेकर अब तक, उसमें आपको गवर्नमेंट फोरम पर, नॉन गवर्नमेंटल फोरम पर किस प्रकार का रिकॉग्निशन मिला? ऐसा है जी कि एक शिक्षक का रिकॉग्निशन तो उसी दिन जब वो बोलता है तभी पता लग जाता है जी। हम वैसे तो मुझे अभी पिछले सप्ताह में भी एक ग्लोबल लीडर इन हायर एजुकेशन ने दिया है, और 5 सितंबर को मुझे एक बेस्ट टीचर अवार्ड भी मिला था। उससे पहले भी मुझे कई अवार्ड मिल चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा अवार्ड तो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं जब वो हमें रिगार्ड देते हैं। मेरा ये अनुभव है कि जब भी वो स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे टीचर्स डे पर जब हम याद करते हैं, तो जब वो एक थैंक्स गिविंग का मौका स्टूडेंट्स देते हैं, तब मुझे लगता है कि हम वाकई में सफल हुए हैं अपने इस टीचिंग की कैरियर में। लेकिन एक कटु अनुभव मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जी। 16 दिसंबर की एक रात, एक ऐसी रात जिस दिन एक ऐसी घटना घटी थी जिसके बाद 17 दिसंबर को मेरे देश का प्रत्येक व्यक्ति सड़क पे था, और उस दिन उन क्रिमिनल्स के लिए फांसी की मांग कर रहा था। तो उस दिन मैंने अपने फेसबुक पे लिखा था कि लेट मी बी हैंग्ड फॉर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए टीचर एंड पेरेंट्स। वी हैव मिजरेबली फेल्ड इन इनकलकेटिंग द वैल्यूज अमंग आवर यूथ, अमंग आवर स्टूडेंट्स, कि वो रेप जैसा क्राइम करते हैं। इन समस्याओं का समाधान शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है, और इस दृष्टि से मैं कई बार महसूस करता हूँ कि मेरे देश में ये क्राइम, करप्शन, टेररिज्म क्यों हो रहा है, क्योंकि हम एक शिक्षक के रूप में फेल हो गए हैं। इसके बावजूद भी मैं एक ऐसा आशावादी व्यक्ति हूँ कि एक समय आएगा, जैसे एक मंडल कमीशन के टाइम में बिना किसी लीडर के पूरे देश में एक मूवमेंट चला था, ठीक उसी तरीके का एक अनुभव मुझे पहले का भी है, और एक आशावादी हूँ कि देश की दशा और दिशा को बदलने में युवाओं का पॉजिटिव रोल होगा, और वो अपने इस रोल में सक्षम होंगे, अचीव करेंगे, एम्पावर करेंगे। और ये जो केयरलेस और यूजलेस तो हमेशा से रहे हैं, शरीर में भी हम खाते बहुत बढ़िया हैं लेकिन गंद निकलता है, इसी तरीके से देश के युवाओं में भी कुछ लोग केयरलेस हैं, यूजलेस हैं, रहेंगे। लेकिन हम शिक्षक के नाते हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम उनको किस तरीके से केयरफुल और यूजफुल बनाएं। जी डॉक्टर गोयल, आपके इस शिक्षा की यात्रा में कोई ऐसा यादगार क्षण एक शिक्षक के रूप में या फिर एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जो हमारे दर्शकों के साथ आप जरूर शेयर करना चाहेंगे, वो अनुभव? मेरा अनुभव जो वर्तमान में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा जी, कि बेरोजगारी की समस्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट की समस्या है जी। लोग कहते हैं रोजगार के अवसर नहीं है। मुझे तो इस स्टारक्स यूनिवर्सिटी में भी
बिना अप्लाई किए हुए, बिना इंटरव्यू के बुलाया गया है। जी जी। तो मैं ये समझूंगा कि मेरा इस स्टार एक्स यूनिवर्सिटी के साथ कोई पिछले जन्म का संबंध है कि जो मुझे बिना अप्लाई किए हुए, बिना इंटरव्यू के लिए यहाँ इस पद के ऊपर सुशोभित किया गया। जी। नहीं, इससे वो बड़ा तो अच्छा आपका क्या जो अचीवमेंट है, जो एक्सपर्टीज है, जो अनुभव आपके पास है, जो योग्यता आपकी है, वो तो स्वाभाविक है। और जो नेतृत्व क्षमता आप में है, वो सारी बातों को देखते हुए आपको इस कुर्सी पर सुशोभित किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने अपने इतने लंबे जीवन में हजारों ऐसे विद्यार्थियों को आपने पढ़ाए होंगे, तैयार किए होंगे, बहुत सारे लोगों ने आपके अंदर रिसर्च भी किया है डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर, अलग अलग चीज़ों को लेकर के। और मुझे तो जानकारी मिली है कि आपका नाता जर्नलिज्म से भी रहा है जी। तो उसमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो आपके सानिध्य में पढ़कर आगे निकले हों, जो आपके लिए यादगार हों? हमारे बहुत से स्टूडेंट्स इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में हैं जी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हैं जी, इंडियन पुलिस सर्विसेज में हैं जी, पॉलिटिशियंस भी हैं जी, और इवन वर्तमान में हरियाणा के जो शिक्षा मंत्री हैं कमल पाल गुर्जर, वो भी हमारे स्टूडेंट रहे जी। और कटु अनुभव में एक बात अपना बिटर एक्सपीरियंस तो नहीं, मैं अपनी गलती महसूस करना चाहूँगा। जी जी मैं कैमे फाइनल की एक बार क्लास ले रहा था जी। तो वैसे तो हम कमरा बंद कर लेते हैं, लेकिन मेरे कमरे पे नॉक हुआ तो मैंने बाहर देखा, एक व्यक्ति खड़े थे, उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं भी टीचर हूँ, मेरी बिटिया आपकी क्लास में पढ़ती है और इसके पीछे जो लड़का बैठा हुआ है वो इसको पीछे से टांग मारता है। और मैंने गलती ये की थी कि मैंने उसी समय उस क्लास में उस लड़के को खड़ा करके उससे वार्तालाप कर दिया। मुझे खेद है इस बात का कि मेरा वो छात्र जो है वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। मैं उसके लिए आज भी आपके इस publicworld.com के सामने माफ़ी मांगना चाहूँगा कि वो मेरा काउंसलिंग करने का एक उचित तरीका नहीं था। वास्तव में काउंसलिंग इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल की जाती है, क्लासरूम में नहीं की जाती। ये एक मेरा ऐसा अनुभव है जिससे मैं आज भी शिक्षा लेता हूँ और ध्यान रखता हूँ कि भविष्य में मेरी ऐसी गलती ना हो। चलिए, इसी नोट्स के साथ, इसी इंड के साथ हम आज अपने इंटरव्यू को अब यहीं विराम देने की कोशिश कर रहे हैं। और हालांकि बहुत सारे सवाल अब भी हैं हमारे मन में और हमारे दर्शकों की ओर से भेजे गए भी, जिस पर कि हम आपसे लंबी बातचीत कर सकते हैं, लेकिन फिर कभी आपसे फिर उन सवालों के जवाब लेंगे। बहरहाल आज इस साक्षात्कार को हम अब यहीं विराम दे रहे हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया और इतनी लंबी वार्ता आपने मेरे साथ की और आपने अनुभव हमारे दर्शकों के लिए साझा किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मदन मोहन गोयल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। धन्यवाद।